12 अगस्त 1997 जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन कुमार को दिन दहाड़े सरेआम सुबह के करीब 10 या 11 बजे जब वो अंधेरी में लोकेटेड एक छोटे शिव मंदिर में पूजा करके वापस आ रहे थे, तब उनपे दाऊद इब्राहिम के लोग एक भीड़ बनाकर उन पर हमला कर देते हैं। और उसी भीड़ में अब्दुल रऊफ मर्चेंट, अब्दुल राशिद और अनिल शर्मा, यह तीनों मिलकर गुलशन कुमार को पॉइंट ब्लैंक रेंज में 16 बारी शूट करके गुलशन कुमार को ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार देते हैं। गुलशन कुमार की हत्या को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस गली में दहशत महसूस होती है। लोग बात करने से डरते हैं। 3 आदमी, 2 आदमी नहीं, 2 आदमी। आप थे उस दिन? हाँ? तो क्या देखा आपने? क्या देखा? इस हत्या को इतनी बेरहमी से किया गया था कि कहीं गलती से भी उनकी जान न बच सके। इसके पीछे का मोटिव सिर्फ पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करने का नहीं, बल्कि अपने डर को पूरे बॉलीवुड में फैलाना था, जिससे दाऊद और डी कंपनी बॉलीवुड के थ्रू अपने काले पैसे को वाइट कर सके और प्रोड्यूसर से मनी एक्सट्रैक्ट कर सके। और यही रीजन था जिसके कारण गुलशन कुमार को इतनी बेरहमी से मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने दाऊद इब्राहिम को एक्सटॉर्शन मनी देने से साफ मना कर दिया था। पर इस केस के बाद मानो पूरे बॉलीवुड पे दाऊद और डी कंपनी का कब्जा सा हो गया था। They'll have 4-5 of their guys here, and they'll say, okay, Shahrukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I said, who's the producer? They say, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. So if you're scared for life, then you sign it. Not scared, but there's some people, very prominent film personalities, who've been shot lately, just point blank. देखिए 2000 से पहले इंडिया में बॉलीवुड को इंडस्ट्री नहीं माना जाता था, और इसीलिए इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी बॉलीवुड का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर डायरेक्टली मूवी बनाने के लिए बैंक से लोन नहीं मांग सकता था। और टैग न मिलने की वजह से ही जैसे आज के टाइम पे मोस्टली सभी मूवीज को कोई ना कोई प्रोड्यूसिंग हाउस मिल ही जाता है मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे रिलायंस हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है। पर पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब बड़ी कंपनी अपना लॉस नहीं करवाना चाहती थी। और इन्हीं सब चीजों की वजह से फिल्म मेकर्स और पैसों के बीच में बड़ा वैक्यूम सा बन गया। और आप सभी को तो पता ही है कि एक मूवी बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। और इसी वैक्यूम को फिल करने के लिए बॉलीवुड में दाऊद और डी कंपनी की एंट्री होती है। 1980 से लेकर 2000 तक करीब 60 से 70% मूवी माफिया और डी कंपनी से फंडेड होने लगी। ये फंड्स इतने सीक्रेटली होते थे जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। इवन आज के टाइम में किसी को भी इन मूवीज के बारे में नहीं पता। बस एक ही मूवी थी सलमान खान की चोरी चोरी चुपके चुपके, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। ये मूवी कोर्ट तक में लीगली प्रूव हो चुकी थी कि इसे हवाला के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके कारण इस मूवी के प्रोड्यूसर भरत शाह को 2001 में अरेस्ट किया गया था। और ये फर्स्ट टाइम था जब कोई मूवी हवाला के थ्रू पैसे लिए जाने पे पकड़ी गई थी। एक फिल्म आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, राइट, और उस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किया कि उसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। और जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे नाजिम रिजवी को अरेस्ट कर लिया गया था। और नाजिम रिजवी के साथ साथ भरत शाह, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, फाइनेंसर थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि मुंबई पुलिस को ये शक था कि छोटा शकील के कहने पर भरत शाह ने ये पैसा इन्वेस्ट किया था। MCOC कानून के तहत ही गिरफ्तारी हुई थी, बहुत दिनों तक मामला चला था, और तब एक बड़ी डिबेट हुई थी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के ऊपर। ये सारा मामला चल रहा था कोर्ट में, तो बहुत सारे विटनेसेस को बुलाया गया जो हॉस्टाइल हो गए। लेकिन प्रीति जिंटा की इसलिए तारीफ हुई थी कि वो अंडरवर्ल्ड से डरी नहीं, और उसने खुलकर कोर्ट के सामने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ, डी कंपनी के खिलाफ अपना। पर इन्हीं सब चीजों के कारण बॉलीवुड ही वही रीजन है जिसके कारण दाऊद इब्राहिम आज के टाइम पे भी इतने ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है। शुरुआत में तो दाऊद बॉलीवुड से 2 तरीकों से अपना फायदा निकाल रहा था। पहले तो गैर कानूनी धंधे जैसे गोल्ड स्मगलिंग की वजह से दाऊद इब्राहिम के पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जमा हो गया था। तो एक तरफ तो मूवीज में पैसे लगाकर बड़े आसानी से ब्लैक मनी वाइट हो जाता था, पर बाद में जो मूवी हिट हो जाती थी उसके 70 से 80% प्रॉफिट दाऊद और उसके आदमी ले जाते थे, हाई इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि बैंक लोन देती नहीं थी। तो डायरेक्टर को ना चाहते हुए भी दाऊद इब्राहिम से पैसे लेने पड़ते थे। और अगर कोई मूवी फ्लॉप हो जाती थी तो दाऊद इस केस में मूवी के इंटरनेशनल राइट्स को बेचकर अपना लॉस रिकवर कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल, जब 2011 में लगान रिलीज हुई थी और जब वो इंडिया में बहुत बड़ी हिट बन गई थी, तब दाऊद ने लिटरली आमिर खान और मूवी के डायरेक्टर को मारने तक का प्लान बना लिया था, क्योंकि इन्होंने लगान के इंटरनेशनल राइट्स देने से साफ मना कर दिया था। वो तो सही टाइम पे मुंबई पुलिस ने उन 4 शार्प शूटर्स जिनको ये काम सौंपा गया था, उन सभी को इनकाउंटर में मार देती है। तब जाके आमिर खान और डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर की जान बच पाई थी। फिल्मों में पैसे लगाने की वजह से सारा कंट्रोल डी कंपनी अपने हाथों में ले लेती थी, जिसके कारण एक मूवी में कौन क्या काम करेगा, कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगा, और इवन स्क्रिप्ट तक दाऊद और उसके लोग देखते थे, जिसके कारण दाऊद और पूरे बॉलीवुड में सबके साथ एक अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड हो गया था। और इसी बीच ही संजय दत्त की एक बड़ी इनफेमस कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी, जहां संजय दत्त दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड छोटा शकील के साथ बात कर रहे थे।
सुनो आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ, मेरे आदमी आके तेरी माँ चोट लेके चले जाएंगे बस। ये क्या होता है भाई? आप सोचिए भाई, ज्यादा दिन नहीं है जी, और मैं जी बस ये दुआ करो लगे मैं जी, ज्यादा दिन नहीं है। अभी अगर ये आ जाता ना जी, तो मैं समझता हूँ तुम लोगों के लिए खुशखबरी थी वो। बिल्कुल भाई, समझ में आया ना जी। हाँ, बस गुड न्यूज थी, अगर तुमसे मिलने आ जाता ना जी, तो दूसरे तीसरे दिन मतलब खुद तो कर ही लेता हम लोग जी, समझे ना जी भाई। हाँ, बाकी अल्लाह नाली के छोड़ दो जी। मैंने अभी इसको यही बोला, इसको मतलब गालिन की हवा गर्म रहती है जी, लेकिन कब निकलती पता नहीं चलता। सही बात है, समझे ना जी भाई। और यह भी कहा जाता है कि दाऊद का कंट्रोल बॉलीवुड के साथ साथ क्रिकेट में बैटिंग से लेकर फिक्सिंग में भी था। दिल्ली पुलिस ने IPL 6 की स्पॉट फिक्सिंग मामले में 6000 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में अंडरवर्ल्ड के नाम भी शामिल हैं। देश के बाहर बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील और 3 खिलाड़ी श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदीला दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में सबसे ऊपर हैं। IPL 6 की स्पॉट फिक्सिंग में दिल्ली पुलिस ने कुल 39 लोगों को आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोपियों पर पुलिस ने मकोका लगाया है। इसमें विश्वास भंग की धारा 409 हटा दी गई है। 1986 में समद खान के मर्डर चार्जेस में मुंबई पुलिस दाऊद को पकड़ने ही वाली होती है, पर पकड़े जाने से पहले ही दाऊद दुबई भाग जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि पुलिस के आने की खबर मुंबई के किसी सीनियर पॉलिटिशियन ने पहले ही दाऊद को दे दी थी, जिसके कारण वो आसानी से भाग पाया। और अगर दाऊद इब्राहिम उस दिन पकड़ा जाता तो 1993 में मुंबई में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं होता। दाऊद के जाने के बाद छोटा राजन, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम और हसीना पारकर, ये नाम याद रखना, आगे जाके इससे रिलेटेड बहुत जरूरी बात बताऊंगा। ये 4 दाऊद के खास आदमी थे जो डी कंपनी को संभाल रहे थे दाऊद के जाने के बाद, और इन्हीं चारों के वजह से दाऊद दुबई में बैठे बैठे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चला रहा था। दुबई में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां रखी जाती थी जिसमें बड़े बड़े स्टार जैसे ऋषि कपूर, गोविंदा, जाने माने डायरेक्टर सुभाष घाई, अनिल कपूर और पता नहीं कितने स्टार जाया करते थे। और यही अनिल कपूर के साथ दाऊद इब्राहिम की ये फेमस फोटो भी ली गई थी, जहां ये दोनों दुबई के शारजा में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने गए थे। लेकिन इस मैच में एक ऐसी हीरोइन थी जो वहां मौजूद थी जिसके साथ दाऊद का नाम कंटिन्यूसली जोड़ा जा रहा था, और वो हीरोइन और कोई नहीं, उस टाइम की जानी मानी एक्ट्रेस मंदाकिनी थी, जो कि मूवी राम तेरी गंगा मैली की वजह से रातों रात बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। पहले ऐसा लगा ये वादियां मुझे पुकार रही है, फिर लगा इन नीचे जनों की तान होगी, और यहाँ तो सब सिमट कर तुम में आ गई है। तुम किसी अपने को पुकार रही थी ना? साहब, पहाड़ों में कहते हैं सच्चे दिल से जिसे पुकारो वो जरूर आता है। और तुम्हें किसका इंतजार है? साहब, जो मन में हो और सामने ना हो उसी को तो पुकारा जाता है। हालांकि मंदाकिनी इस रिश्ते से साफ मना करती रहती थी, लेकिन जब दुबई के शारजा वाले मैच के दौरान मंदाकिनी की एक फोटो दाऊद इब्राहिम के साथ लीक हो जाती है, जिसके बाद उनका करियर खत्म सा हो गया था, क्योंकि दाऊद के डर की वजह से कोई भी प्रोड्यूसर उनको कास्ट नहीं करता था। Few minutes before trading was to end at the Bombay Stock Exchange. Cost of the operation, but they're still not saying who was the actual mastermind of the plot. Are we prepared to deal with a wave of international terrorism? Mrityunjay Kumar Jha reports. The bombs devastated Bombay's stock exchange. The explosive device placed in a car in the basement parking area claimed at least 70 lives. A powerful car bomb went off at a bus stop opposite Century Bazaar shopping center. Other targets included banks and hotels. In total, 12 bombs were detonated around the city. They were mainly placed in cars. The deadliest terror attack India has ever seen. The city was taken by 12 more blasts. In city center hospital is packed. The scene here, one of utter chaos.
The number killed is currently put at over 250, but it's feared that this death toll could rise even higher. बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का बदला लेने के लिए दाऊद और आईएसआई मिलकर 1993 में मुंबई में कुल 12 जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट करवा देते हैं, जिसमें 200 से लेकर 300 लोगों की डेथ हो जाती है और 1400 से लेकर 1500 तक लोग बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। और इसी बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान दाऊद दुबई से भागकर पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाता है और आज भी दाऊद पाकिस्तान में बड़े मजे से जी रहा है। खैर, इस मुंबई ब्लास्ट के बाद मुंबई पुलिस एक सफाई अभियान चालू करती है और 1993 से लेकर 2003 तक मुंबई पुलिस 600 से लेकर 700 गैंगस्टर को इनकाउंटर में साफ कर देती है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द चंट्स दाऊद और छोटा शकील के नेटवर्क से बिलोंग करते थे। और इसी काम में प्रदीप शर्मा, जिन्होंने 100 से ज्यादा इनकाउंटर किए थे, जिनको दाऊद कंपनी का नाइटमेयर भी कहा जाता था। और इसी बीच प्रदीप शर्मा का साथ देते हुए दया नायक, इन्होंने भी 80+ ज्यादा इनकाउंटर किए थे। लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक और पुलिस वाले थे, विजय सलास्कर, जिन्होंने बहुत सारे हाई प्रोफाइल गैंगस्टर को मौत के घाट उतारा था और इन्होंने ही 26/11 के अटैक में भी एक मेजर रोल निभाया था। ये सारे कोप्स उस टाइम तक कुछ फिल्म स्टार से भी ज्यादा फेमस हो गए थे उस टाइम में। Pradeep Sharma, an inspector with Bombay Police. Yeah, I'm inspector. And Daya Nayak. Now there are many others like them, but you know, in terms of if you look at averages and scorecards, I think there's no one to beat them. At last count, Pradeep, you had 92, a score of 92, and you 78, isn't it, or something like that? Yeah. So it's like a Sachin Tendulkar, Sehwag or Yuvraj or CAF partnership. लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 1998 में बॉलीवुड को इंडस्ट्री का टैग मिल गया और इसके बाद से ही बॉलीवुड को डी कंपनी के थ्रू जो पैसा आता था उसकी जरूरत अब खत्म सी हो गई, क्योंकि अब फिल्म मेकर बड़े आराम से बैंक से लोन ले सकते थे। और ऊपर से इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, जो कि एक साथ काम किया करते थे, वो अलग अलग हो जाते हैं और एक गैंग वॉर में दोनों गैंग के 100 से ज्यादा मेंबर्स मारे गए थे। पर डी कंपनी, जो कि बॉलीवुड के रूट्स तक में घुस गई थी, वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी और बॉम्ब ब्लास्ट के बाद डी कंपनी अपना बिजनेस मॉडल पूरी तरह से चेंज कर लेती है। 1993 के धमाकों ने दाऊद को डॉन से सीधा देशद्रोही बना दिया था, लेकिन दाऊद का धंधा बंद नहीं हुआ, सिर्फ उसका चेहरा बदल गया। अब डी कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि जबरदस्ती लोगों से पैसा एक्सटॉर्ट करने लगी। गुलशन कुमार की हत्या के बाद अब्बू सलीम अंडरवर्ल्ड का नया CEO बनकर उभरा। सलीम का तरीका दाऊद से अलग था, वो सीधा फोन करता और गंदी गंदी गालियों के साथ मौत की तारीख बताता था। हाँ बोलिए, क्या वो किमजी को पैसा दिए कि नहीं? किमजी को कहीं पैसा देने का भाई? अरे वो जमीन का जो सौदा हो गया था भाई, उसको हमारा कुछ देने का ही नहीं है, उसका कुछ पैसा ही नहीं निकलता है भाई। हमने तो जमीन किसी और से खरीदा है। किससे खरीदा? ओ जो मेन ओनर है, लीगल ओनर है, उससे के पास से लिया भाई। तुम लोग समझ में आ रहे तुम लोग? नहीं भाई, लेकिन उसको कुछ वो कभी मीता सिंह आके पैसा मांगती है, कभी वो किमजी पैसा मांगता है भाई, उसका कुछ मीता सिंह गई खड्डे में, मेरा वो किमजी मेरा आदमी है। नहीं लेकिन भाई कुछ पैसा पूछते थे तो मार डालूंगा। नहीं भाई, लेकिन उसको कुछ देने का निकलता नहीं है, तो मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा वो कर रहा है, जरा भी नाटक करेगा तो मार डालूंगा। लेकिन भाई उसका कुछ निकलता नहीं है भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, वो जबरदस्ती पैसा मांगे गया तो किमजी को पैसा पूछा, वो किमजी मेरे लिए काम कर रहा है और मेरे को पैसा मिलने वाला है। नहीं लेकिन भाई मेरी बात तो सुनो आप भाई, वो मैं देखो भाई गरीब आदमी हूँ, दुनिया भर का कर्जा लेके मैंने जगह नहीं भाई। हेलो, आपके सामने क्या झूठ बोलेगा भाई? उसका कुछ पैसा ही नहीं निकलता भाई। किमजी का कुछ समझ, किमजी को पैसा दे नहीं तो बच्चे तो मरेगा, ध्यान में रखना। किमजी मेरा आदमी है, मेरे लिए काम कर रहा है, तो उसको पैसा दे दे। 2 दिन में समझ जा, तू सोच के बोल, नहीं तो तेरे मार भाई। लेकिन ऐसा मत करो भाई, गरीब आदमी हो भाई, समझ जा भाई। सच्ची में भाई मेरी बात समझ जा, किसी को जरा भी होएगा ना, या पैसा तू नहीं दिया 2 दिन में तो समझ जा मारूंगा, या तो तू सोच समझ के मेरे को फोन करा भाई। भाई मेरी बात तो सुनेंगे आप जरा, भाई प्लीज मेरी बात तो सुनिए जरा। समझने का नहीं है, पैसा दे दे किमजी को भाई। 2 मिनट प्लीज मेरी बात सुनिए भाई। बरोबर है, अगर कुछ बोलने का नहीं है मेरे को, तो उसको पैसा दे दे भाई। आपकी बात बरोबर है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए भाई आप। हेलो 1997 में लेजेंडरी डायरेक्टर राजीव राय, जिन्होंने गुप्त और त्रिदेव जैसी मूवी बनाई है, उन्हें कहा गया था कि या तो एक्सटॉर्शन मनी दो वरना तुम्हें भी गुलशन कुमार की तरह मार दिया जाएगा। और उनपे कुछ हिटमैन के द्वारा हमला भी किया गया था, जिससे वो इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने कुछ सालों के लिए इंडिया ही छोड़ दिया। ये हमले अब्बू सलीम डायरेक्टली अपने लोगों से नहीं करवाता था, बल्कि इसकी जगह अब अब्बू सलीम 18 से 19 साल के बच्चे, जो कि मेनली यूपी से आते थे, उनको अपॉइंट करता था और पर काम करने का 5,000 से लेकर 10,000 तक के पैसे देता था।
लेकिन कुछ सालों बाद अब्बू सलीम कानून से बचने के लिए मोनिका बेदी, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, उसके साथ पोर्चुगल भाग जाता है। लेकिन 2005 में इंडियन गवर्नमेंट उसे वहां से एक्स्ट्राडाइट करवाती है और आज के टाइम पे अब्बू सलीम यूपी के सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। As the 1993 serial blast probe case got underway, India had issued a red corner notice against Abu Salim, finally bringing him to India in 2005 and charging the villain. चैप्टर 1 में मैंने 4 नाम बताए थे जो दाऊद के जाने के बाद डी कंपनी संभालते हैं। उसमें से एक नाम था हसीना पारकर का, जो कि 2014 में मारी गई थी, पर उसका बेटा अलीसा पारकर आज भी मुंबई में रह रहा है और हाल ही के ईडी रेड में उसका नाम कई बार आ चुका है। और जब हाल ही में ईडी ने हनीसा पारकर के रेजिडेंट पर रेड मारा था, तब ईडी एक बड़े ड्रग सिंडिकेट को अनकवर करती है जिसको बॉलीवुड की लाइट ग्रुप कंज्यूम करती है, खासकर मेफेड्रोन ड्रग्स। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाती है, तब इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी कुछ व्हाट्सएप चैट्स रिकवर करती है जिसमें ड्रग्स का साफ साफ जिक्र था, जिसके बाद एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन भेजती है क्वेश्चनिंग के लिए, जो कि 5 से 6 घंटों तक चलता है। पर इस क्वेश्चनिंग के दौरान श्रद्धा कपूर ड्रग कंजम्पशन वाली बात से साफ डिनाई कर जाती है। लेकिन इसके 2 साल बाद यानी 2022 में बेंगलुरु पुलिस एक लग्जरी होटल में रेड मारती है, जहां श्रद्धा कपूर का भाई सिद्धांत कपूर एक रेव पार्टी में पकड़ा जाता है और पूरे 40 से 50 लोगों की भीड़ में 5 जने थे जो ड्रग कंजप्शन में पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें सिद्धांत कपूर भी पॉजिटिव पाया गया था। That is Shraddha Kapoor's brother and Shakti Kapoor's son, Siddhant Kapoor, has been arrested along with 4 others for allegedly consuming drugs during a rave party in Bengaluru at a 5-star hotel. The police confirming that the Bollywood actor Shakti Kapoor's son consumed drugs. He tested positive for drugs in the blood test report and hence he was brought to the police station. अब मैं आपको श्रद्धा कपूर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बताता हूँ। 2017 में एक मूवी रिलीज हुई थी हसीना पारकर, जिसमें श्रद्धा कपूर ने हसीना पारकर का रोल किया था और सिद्धांत कपूर ने दाऊद इब्राहिम का। और असल जिंदगी में भी हसीना पारकर और दाऊद इब्राहिम सगे भाई बहन थे और इस मूवी के फिल्मिंग के दौरान हसीना पारकर की फैमिली पूरी तरह से इन्वॉल्व थी इस फिल्म में। ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि जब तक इन जैसे लोग रहेंगे जो सामने तो स्वीट और इनोसेंट बनते हैं पर पीठ पीछे इनका चेहरा कुछ और है, तब तक बॉलीवुड में से इन माफियाओं को कोई नहीं निकाल सकता। यह पूरा ड्रग सिंडिकेट कहीं ना कहीं किसी और से नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम से ही लिंक है। और सिर्फ श्रद्धा कपूर ही नहीं, नोरा फतेही और ओरी, इनके नाम कंटिन्यूसली आते रहते हैं इन ड्रग्स केस में। अभी हाल ही में धुरंधर 2 में एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे अलग अलग देश से सस्ते ड्रग्स को लाकर इंडिया में महंगे दामों पर बेचा जाता है, जिसका पूरा का पूरा प्रॉफिट किसी न किसी तरह से डी कंपनी के पास जाता है। ये चीज रियलिटी में इंडिया में हो रहा है, खासकर बॉलीवुड। और जब तक बॉलीवुड में इन जैसे दोगले जो स्क्रीन पर देशभक्त बनते हैं पर पीछे कुछ और, तब तक इंडिया में दाऊद जैसे गुंडे बनते रहेंगे। और आज के टाइम पे भी कुछ लोग सिर्फ धर्म को देखकर कुछ गैंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि प्लीज ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दो। और अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत लगती है यार एक एक इंफॉर्मेशन को ढूंढ के वीडियो एडिट करने में, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए? एक तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे एक फोन कॉल की वजह से इंडिया के 300 से 400 स्पाई मारे गए थे, उस पर बनाऊं, या पंजाब कैसे ड्रग्स की वजह से तबाह होती जा रही है, उस पे चाहिए। कमेंट्स में बताओ। थैंक यू अपना टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।